जिस मैच को करुण नायर द रन मशीन का कमबैक के लिए जाना जाना चाहिए था, उस मैच को कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली ने चोक करा है, या फिर यूं बोले कि मुंबई ने चोक कराया है, उस तरीके से जाना जाएगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं चाहते थे उस तरीके से जाना जाए। मैं बात कर रहा हूँ कल के मैच मुंबई इंडियन वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का। मुंबई इंडियन पहले बैटिंग करते हैं और अपने 20 ओवर में 205 रन बनाते हैं। तो हमको अगर 205 रन ज़्यादा लग रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि इस लाइनअप में किस तरीके से बैटिंग हुआ है। रोहित शर्मा फिर से आज भी स्कोर कर नहीं पाए उस तरीके से जिस तरीके से उनसे एक्सपेक्टेशन है। 12 बॉल में 18 रन बनाया, तो रायन रिकल्टन 25 बॉल में 41 रन खेले। चलो, रायन रिकल्टन के हिसाब से उन्होंने अच्छा खेला है। तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव 28 बॉल में 40 रन बनाए। तो तिलक वर्मा इस टीम का हाईएस्ट स्कोरर 59 रन बनाए 33 बॉल में। और हार्दिक पांड्या, चलो आज वन ऑफ हो गया उनका, 4 बॉलों में 2 रन बनाए बस उन्होंने। और नमन धीर 38 रन बनाए 17 बॉल में। और उन्होंने जिस तरीके से फिनिशिंग करा, कहीं ना कहीं मुंबई को 205 ले जाने में उनका बहुत ही बड़ा हाथ था। अब अगर ऐसे देखोगे कि आप 28 बॉल में 40 रन, तो सूर्य कुमार यादव थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अच्छा करा है, लेकिन ऐसा नहीं था। सूर्य कुमार यादव एक वक्त पर 23 बॉल में ऑलमोस्ट 26 to 28 रन के आसपास थे। जिस तरीके से वो ऑलमोस्ट रन बॉल ही रन बना रहे थे, और लास्ट में 1-2 हिट आ गया जिस वजह से वो 40 रन के आसपास पहुँचे। अगर मैं रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का दोनों का रन और बॉल को कंबाइन कर दूँ तो दोनों ने मिलकर 40 बॉल खेला है और रन कितना बनाया है 58 रन। अगर इस तरीके से कोई, जहाँ पर दिल्ली का जो फिरोजा कोटला अभी अरुण जेटली हो गया, उस तरीके का मैदान जहाँ पर कटोरी टाइप का मैदान है, उस ग्राउंड में अगर आप सिर्फ 205 रन ही बना रहे हो, जिस तरीके का बैटिंग पैराडाइज था, अगर वो दिल्ली उस तरीके का चोक नहीं करता तो ये मैच आपके हाथ में होता ही नहीं। और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियन को भी देखना होगा, या फिर रोहित शर्मा से बात करना होगा कि आपका फॉर्म नहीं लग रहा है, क्या हम आपके जगह किसी और को खिला सकते हैं या फिर नहीं। ये मुंबई के लिए भी ये कॉल लेना बहुत ही हार्ड कॉल होगा, और शायद इसी वजह से मुंबई इंडियन ये कॉल को ले भी नहीं पा रहे हैं। तो तिलक वर्मा ने जिस तरीके से कल मैच्योरिटी दिखाया और जिस तरीके से खेला है भाई, बहुत ही शानदार। उन्होंने 3 सिक्सेस लगाए और 6 फोर्स लगाए और उन्होंने 59 रन बनाए। तो वहीं पर नमन ने जिस तरीके से फिनिशिंग करा, अगर नमन इस तरीके से फिनिश नहीं कर पाते 200 प्लस ऑलमोस्ट 225 का स्ट्राइक रेट से, अगर नमन इस तरीके से फिनिश नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियन के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाता। और नमन ने 38 रन बनाए 17 बॉल में। स्ट्राइक रेट का बात करें 223 का स्ट्राइक रेट है उनका। और कल हार्दिक पांड्या से पोस्ट मैच में एक सवाल पूछा गया कि क्या अब से ऐसा ही होगा कि जो इन फॉर्म बैटर है वो ऊपर आएंगे, तो हार्दिक ने बोला ऐसा नहीं है, कंडीशन के हिसाब से होगा। लेकिन जिस तरीके से ये बैट्समैन इंडियन बैट्समैन फॉर्म में लग रहे हैं, उनको इंडियन बैट्समैन को ज़्यादा पुश करना चाहिए। अगर मैं सच में ही बोलूँ तो सूर्य कुमार यादव को थोड़ा डाउन पुश कर दो, मिडल में भी नहीं, फिनिश की ओर ले आओ और हार्दिक खुद ऊपर चले जाए, नमन को ऊपर भेजे। अगर अगला मैच में बोलूँ तो अगर रोहित के साथ ही जाते तो रोहित रिकल्टन के बाद सीधा ही भेजो तिलक को, और तिलक के भेजने के बाद नमन को भेजो, नमन के बाद हार्दिक खुद आ जाए, फिर सूर्या को भेजे, क्योंकि सूर्या का अभी बिल्कुल ही फॉर्म नहीं लगा है। और कहीं ना कहीं कमिंग अप डेज में अगर कोई क्रूशल मैच में, जिस तरीके से पिछले मैच में सूर्या स्लो हो गए थे, उसी तरीके से स्लो हो गए तो बहुत ही दिक्कत कर देगा मुंबई को। जहाँ पर एक तरफ 205 रन लगे हैं उस मैच में, बॉलिंग का बात करें दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुलदीप यादव जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिया, लेस दैन 6 का इकोनॉमी के साथ बॉलिंग किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने 2 विकेट भी निकाला है। और 2 विकेट भी किसका निकाला? रायन रिकल्टन जो सेट बैटर थे उनका, और फिर सूर्य कुमार यादव जो शायद से उनको 10 बॉल ही लगते हैं डेडली होने में, जहाँ पर वो 28 में 40 बना रहे थे, वो 38 पर 70 के आसपास पहुंच जाते हैं। तो हम लोग अप्रिशिएट तो करते ही उस रन को। उस तरीके का डेडली बैट्समैन है सूर्य कुमार यादव, और उस तरीके का बैट्समैन को कुलदीप यादव ने कल आउट करा है। तो वहीं पर बॉलिंग के ही बात करते हैं तो भिवराज निगम स्लाइटली एक्सपेंसिव रहे, लेकिन 2 विकेट उन्होंने भी निकाले, और मुकेश कुमार को भी 1 विकेट मिला। अब
अब जब इस रन को दिल्ली चेज करने आए तो कहीं ना कहीं जैक फ्रेजर मैकगर्क बिल्कुल ही फॉर्म नहीं लग रहा। और दिल्ली के लिए एक प्रॉब्लम क्या था कि दिल्ली का जो इन फॉर्म बैटर है फैफ डु प्लेसिस वो नहीं थे, और जैक फ्रेजर मैकगर्क कहीं ना कहीं अभी वॉकिंग विकेट बन रखे हैं। और पहले ही ओवर क्या बोलो भाई, पहले ही बॉल पर आउट हो जाते हैं दीपक चहर का फर्स्ट बॉल, और वो हाफ हार्टेडली एक शॉट होता है और वो शॉट मिस हिट हो जाता है और सीधा ही पावर प्ले के अंदर वाले फील्डर के हाथ में दे जाते हैं और वो आउट हो जाते हैं। तो वहीं पर फिर उसके बाद आते हैं करुण नायर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर। और भाई करुण नायर ने जो कल मारा है, करुण नायर अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि वो पहले साथ से कर्नाटक से इंडियन डोमेस्टिक में खेलते थे, और उनको कर्नाटक ने जब छोड़ दिया तो वो विदर्भ में शिफ्ट हो गए थे। और फिर उन्होंने पूरा साल ही रन बनाया है उधर डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, जहाँ पर करुण का बहुत ही तारीफ हो रहा था कि करुण को भी चैंपियन ट्रॉफी ले जाना चाहिए, करुण को ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ ले जाना चाहिए, लेकिन अब वो तो नहीं ले जा पाए। लेकिन इंग्लैंड सीरीज़ जो IPL के जस्ट बाद होने वाला है उसमें तो ज़रूर लेकर जाएंगे। और करुण नायर ने जो कल बैटिंग करा है भाई, वो सेंचुरी डिजर्व करता था बंदा यार। 40 बॉल में 89 रन बनाया, 222 का स्ट्राइक रेट, 5 सिक्सेस और 12 फोर्स मारा उन्होंने अपने इनिंग में। और भले ही हमको ये अच्छा दिख रहा हो कि करुण बहुत ही शानदार बनाए, 2018 के बाद आज आकर 50 बनाया, मतलब कल 50 बनाया, 2018 के बाद 2025 में 7 सालों के बाद 50 बनाया। लेकिन करुण कल बहुत ही हड़बड़ाहट में दिख रहे थे कि उनको कहीं जाना है, उस तरीके का हड़बड़ाहट था। और कल भाई अभी का टाइम में अगर वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर बोलूँ तो जसप्रीत बुमराह, आप लोग बोलोगे कि कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है। और बेस्ट वर्सेस बेस्ट के कंपटीशन में कल जब जसप्रीत बुमराह अपना 4th ओवर, मतलब उनका 4th ओवर नहीं, मुंबई इंडियन का 4th ओवर में जब बॉलिंग करने आए थे तो स्टार्टिंग के 3 बॉल तो अभिषेक पोरेल खेले थे, लेकिन 4th बॉल जो है जसप्रीत बुमराह का करण नायर खेलते हैं। और करण नायर एक बहुत ही शानदार, उनका बैट का मिडल में लगता है और एक चौका लगाते हैं। तो फिर उसके 5th बॉल डॉट हो जाता है और 6th बॉल फिर से एक बहुत ही लेंथ डिलीवरी होता है और वो एक चौका लगा देते हैं। और इस ओवर में करुण नायर जसप्रीत बुमराह का 3 बॉल खेलते हैं और 8 रन बना देते हैं। उसके बाद फिर 6th ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आते हैं और उस ओवर में 6 बॉल ही जसप्रीत बुमराह का करुण नायर खेलते हैं और 6 बॉल में उन्होंने 18 रन बनाया था। फर्स्ट बॉल ही 6 लगाया उन्होंने और फिर सेकेंड बॉल डॉट हो जाता है। थर्ड बॉल फिर से एक 4 लगाते हैं क्योंकि थोड़ा लो फुल टॉस बॉल हो जाता है। फिर 4th बॉल फिर से डॉट हो जाता है और 5th बॉल फिर से करुण नायर एक लेंथ डिलीवरी होता है, फुल लेंथ डिलीवरी होता है और उसको एक 6 लगा देते हैं और लास्ट बॉल में 2 रन लेते हैं और इसी के साथ करुण नायर का 22 बॉल में हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाता है, 50 रन हो जाता है। और करुण नायर उसके बाद भी नहीं रुकते यार, उसके बाद भी वो मारते ही जाते हैं, रुकते ही नहीं वो। और वो आज का अभी का T20 के हिसाब से बहुत ही अच्छा खेला, वो रुके ही नहीं और उन्होंने जो मारा भाई वो सेंचुरी डिजर्व करते थे लेकिन नहीं हो पाया कोई ना। फिर उसके बाद जब एक समय लग रहा था कि 160 पर 6 हो गया दिल्ली, अब तो ये मैच पूरा ही दिल्ली के हाथ में। अब अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली 135 पर 3 विकेट गया था जब करुण नायर आउट हुए थे और ये कहीं ना कहीं कंफर्टेबल विक्ट्री लग रहा था दिल्ली के लिए। लेकिन मुंबई इंडियन ने बोला होल्ड माय बियर, अभी रुको भाई, अभी कहीं नहीं जाना है। और फिर स्टार्ट होता है हार्दिक पांड्या, एक ट्रेंट बोल्ट का एक ओवर आता है तो ट्रेंट बोल्ट बहुत ही शानदार सिर्फ 2 रनों का ओवर देते हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूँगा तो शायद से 16 या फिर 16th ओवर के आसपास है जब ट्रेंट बोल्ट को क्योंकि उनका पहले ओवर में 21 रन पड़ गया था तो उनको सीधा ही डेथ में लेकर आए थे और ट्रेंट ने सिर्फ 2 रन का एक ओवर दिया और उस वक्त दिल्ली 160 पर 6 विकेट जा चुका था। और जब 2 रनों का ओवर आया तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनने लगा और जहाँ पर एक समय इनको 40-45 बॉल में 60-65 रन जितना बनाना था तो वहीं पर अब हो गया था कि 24-25 बॉल में 45 रन के आसपास बनाना है। और फिर उसके जैसे दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो उनका इम्पैक्ट प्लेयर था उन्होंने बहुत ही कमाल करा, तो वहीं पर 6 ओवर के बाद मुंबई इंडियन भी अपना इम्पैक्ट प्लेयर लाते हैं। और मुंबई इंडियन का इम्पैक्ट प्लेयर कौन होता है? करण शर्मा मुंबई इंडियन के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं और वो अभिषेक पोरेल को आउट करते हैं जो
33 रन बनाते हैं 25 बॉलों में, तो वहीं पर वो आउट करते हैं केएल राहुल को। शायद उन्होंने कल बोला भी था पोस्ट मैच में कि केएल राहुल का विकेट कल सबसे क्रूशल था। इनफॉर्म केएल राहुल का 15 रन बनाए केएल ने 13 बॉलों पर, और उन्होंने दिल्ली मिडल ऑर्डर का सबसे क्रूशल बैटर, सबसे बेस्ट बैटर बोलूँगा ट्रिस्टन स्टॉप्स को भी आउट करा, जो 4 बॉल में वहाँ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। और इस 3 विकेट के साथ कर्ण शर्मा ने गेम में कहीं ना कहीं वापसी तो कराया था। और फिर जिस तरीके से 1 ओवर डाला ट्रेंट बोल्ट ने 2 रन का, उससे प्रेशर बिल्ड हुआ। फिर उसके बाद सेंटनर के पास जाते हैं और सेंटनर के पास 18th ओवर से सेंटनर को मिलता है। 17th ओवर ट्रेंट बोल्ट बहुत ही शानदार मार के जाते हैं और 18th ओवर सेंटनर को मिलता है। जिस वक्त हार्दिक पांड्या का 1 ओवर बचा हुआ था, ट्रेंट बोल्ट का 1 ओवर बचा हुआ था और जसप्रीत बुमराह का भी 1 ओवर बचा हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग को लग रहा था कि 18th ओवर जो है हार्दिक खुद डालेंगे, 19th बुमराह और 20th ट्रेंट डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करा और उन्होंने जसप्रीत बुमराह को दिया। विपराज निगम होते हैं स्ट्राइक पर। पहला बॉल मिचेल सेंटनर का, वो बाहर निकल के एक 6 लगाते हैं। दूसरा बॉल मिचेल सेंटनर का विपराज निगम को विपराज 4 लगा देते हैं। थर्ड बॉल में विपराज निगम सिंगल निकाल लेते हैं और 4th बॉल में फिर से आशुतोष भी सिंगल निकाल लेते हैं। और 5th बॉल जो कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब मैच विपराज और आशुतोष जैसे फर्स्ट गेम एलएससी के अगेंस्ट निकाला था उसी तरीके से निकालते जा रहे हैं, लेकिन फिर हम लोगों को दिखने को मिला मिचेल सेंटनर का ब्रिलियंस। जो मिचेल सेंटनर का अगर एक्शन आप लोगों ने नोटिस करा होगा, वो इस तरीके से आते हैं और वो थोड़ा बहुत कभी कभार ईयर में होल्ड कर लेते हैं अपने आर्म को, और उन्होंने उसी तरीके से थोड़ा होल्ड करा। विपराज निगम थोड़ा आगे आए और उन्होंने एक वाइड डिलीवरी डाला। रायन रिकल्टन ने बहुत ही अच्छा कलेक्ट करके स्टंपिंग कर दिया और वो वाइड प्लस स्टंपिंग हो गया। और वहाँ से जो दिल्ली का चोक होना स्टार्ट हुआ, दिल्ली का 7th विकेट के तौर पर विपराज निगम आउट हो जाते हैं। और फिर मिचेल सेंटनर एक और बॉल वाइड डालते हैं और उसके बाद 2 बॉल ख़त्म कर देते हैं। फिर दिल्ली को अभी भी जीतने के लिए चाहिए थे 3 ओवर में ऑलमोस्ट 30 रन के आसपास चाहिए थे उनको। 39 रन चाहिए थे या फिर कितना चाहिए थे उनको, ऑलमोस्ट उसी के आसपास चाहिए थे। और फिर 19th ओवर नहीं, उसके बाद सिर्फ 2 ओवर में लगभग 25-30 रन के आसपास चाहिए थे। और 19th ओवर डालने आते हैं कौन, गेस करो, जसप्रीत बुमराह खुद आते हैं 19th ओवर डालने के लिए। और जसप्रीत बुमराह का उस ओवर में पहला बॉल सिंगल आराम से आ सकता था, और क्योंकि नॉन स्ट्राइक पर होते आशुतोष शर्मा, नॉन स्ट्राइक पर होते हैं मिचेल स्टार्क। और यहीं पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कहना चाहता हूँ कि सबको ही एमएस धोनी का टेम्पलेट फॉलो करने का कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों एमएस धोनी एक टेम्पलेट फॉलो क्यों कर पाते थे कि वो लास्ट ओवर में खुद ही स्ट्राइक क्यों रख लेते थे, और सामने वाले अगर बॉलर वगैरह हो तो उनको स्ट्राइक क्यों नहीं देते थे? क्योंकि एमएस धोनी का जो प्राइम टाइम था उस वक्त बॉलर उस तरीके का बैटिंग नहीं कर पाते थे जो आज के बॉलर बैटिंग कर लेते हैं। और ये इधर तो स्टार्क थे भाई, जो कि टेस्ट में सेंचुरी लगा रखा है बंदा भाई, और स्टार्क जिस तरीके का बैटिंग करता है भाई, T20 में भी बहुत ही अच्छा मारता है, वनडे में भी बहुत अच्छा मारता है, उस तरीके का बैटर हो और आप सिंगल डिनाई कर दो। भले ही ये मैच दिल्ली कैपिटल्स जीत जाते, लेकिन मैंने ये पॉइंट को नोट कर लिया था कि इस वीडियो में बोलना है करके। और ये मैं आशुतोष का गलती बोलूँगा, भले ही उनको कितना भी लग रहा हो कि वो बुमराह को अच्छा खेल लेंगे, वो बुमराह को अच्छा रीड कर लेंगे, बाकायदा उन्होंने अच्छा खेला भी। और सेकेंड बॉल जब बुमराह का था उन्होंने एक 4 लगाया। सेकेंड बॉल जो था बुमराह का वो थोड़ा बहुत उन्होंने रिवर्स टाइप का शॉट खेला था, और रिवर्स में थोड़ा बुमराह ने फुल टच डाल दिया था, इस वजह से रिवर्स हो पाया था और वो 4 चला गया था। तो थर्ड बॉल जो है नियरली यॉर्कर बॉल था और उन्होंने सिर्फ दिशा दिखाया और थर्ड मैन की ओर चौका चला गया। और फिर 4th बॉल जसप्रीत बुमराह का, वो 1 रन हो सकता था भाई, 2 रन के लिए आपको पूरा फोर्स से भागना था, लेकिन नहीं, उन्होंने भागने में थोड़ा लेट करा, थोड़ा हिचकिचाया और फिर क्या हुआ, रन आउट हो जाते हैं। वो विल जैक्स एकदम अच्छा थ्रो फेंकते हैं और वो रन आउट हो जाते हैं। आशुतोष शर्मा फिर रन आउट हो जाते हैं 17 रन बनाकर 14 बॉलों में। और अभी भी मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए ऑलमोस्ट 17-18 रन चाहिए थे। और फिर उसके बाद क्या होता है, हर बॉल पे ही वो लोग रन आउट हो जाते हैं। 5th बॉल पर भी वो लोग 2 रन देने के चक्कर में कुलदीप
यादव रन आउट हो जाते हैं और कुलदीप यादव जिस तरीके से भाग रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि वो 2 रनों के लिए भाग रहे हैं। और फिर 5th ओवर के लास्ट बॉल पर भी मोहित शर्मा रन आउट हो जाते हैं और इस तरीके से ये सभी 2-2 रन लेने के चक्कर में ये लोग रन आउट हो गए। और कहीं ना कहीं जो मैच एक समय लग रहा था कि दिल्ली आसानी से जीत रहा है, वो मैच ये लोग नहीं जीत पाए और कहीं ना कहीं इस मैच को निकाल लिया मुंबई इंडियन ने बहुत ही शानदार तरीके से। और ये मैच भाई 160 पर 6 के बाद 193 पर 10 एब्सोल्यूट चोक करा है ये दिल्ली ने, या फिर यूँ बोले कि मुंबई ने उनको चोक करवाया इस तरीके से। और जैसे ही हमको लग रहा था कि ये है एक्चुअल नई दिल्ली, दिल्ली ने बोला होल्ड ऑन, तुमको दिखाते हैं कैसा था पुरानी दिल्ली। और मुंबई इंडियन इस मैच को 12 रनों से जीत जाते हैं और प्लेयर ऑफ द मैच मिलता है कर्ण शर्मा को, जो बहुत ही डिजर्विंग थे। उन्होंने 3 विकेट निकाले थे, तीनों सेट बैटर, तीनों ही बहुत ही खतरनाक बैटर का विकेट निकाला था। और मैं एक बात और बोलना भूल गया कि मिचेल सेंटनर को भी फर्स्ट ओवर जो था वो बहुत ही शानदार नहीं गया था, उनको भी रन पड़ गए थे। तो जब वो एक ओवर लेकर आए थे और करुण नायर सेट बैटर खेल रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही शानदार बॉल फेंका और वो बोल्ड मार दिया था उन्होंने करुण नायर को। और उस वजह से कहीं ना कहीं गेम में थोड़ा बहुत आ पाए थे मुंबई इंडियन और इवेंचुअली कर्ण शर्मा ने उसको कैरी फॉरवर्ड रखा। और फिर लास्ट में जो बुमराह के ओवर में उन्होंने सारे ही मिलकर टीम एफर्ट दिखाया, उस वजह से जीती गए। छोटी क्रिकेट हिंदी का इकलौते संवाददाता के साथ राजस्थान रॉयल का ऑफिशियल ने बात करा है और उन्होंने बोला है कि हम लोग टीम का नाम RR ही रखेंगे और RR में थोड़ा चेंजेस मांगता है अपने को। और उन्होंने बोला है कि RR में अब होगा रियान रॉयल्स करके वो लोग रखेंगे, RR करके। अब से राजस्थान रॉयल नहीं, इसको रियान रॉयल बनाएंगे, क्योंकि सभी कुछ रियान ही करेंगे। रियान के लिए हम अपनी टीम की ऐसी तैसी कर देंगे। जो टीम अच्छा सेट बैटिंग लाइनअप है उनके पास, लेकिन नहीं, हम लोग रियान को खिलाने के लिए सब कुछ ही करेंगे, जो कि बहुत ही गलत है मेरे विचार से। राजस्थान रॉयल पहला बैटिंग करते हैं, जिस तरीके से उनका उतना भी ख़राब पिच नहीं था कि 173 रन ही बन पाए, लेकिन उन्होंने उस तरीके से पोर्ट्रे करा के ख़राब पिच था। यशस्वी जायसवाल को थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था, क्योंकि उस तरीके का बॉलिंग भी चल रहा था और उस तरीके का पिच भी था। 75 रन बनाए 47 बॉलों में 140 का स्ट्राइक रेट के साथ। तो उन्होंने बॉल का मेरिट पे खेला था, तो वहीं पर संजू हर बॉल को ही मारने के देख रहे थे, जिस वजह से वो 19 बॉल में 15 रन ही बना पाए। लेस दैन 80 का स्ट्राइक रेट था उनका। रियान पराग अभी के टाइम में शायद इस टीम का बेड़ा गर्क ही इसलिए हो रहा है क्योंकि ये टीम सारे ही कुछ रियान पराग से कराना चाह रहा है भाई। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि उस टीम को रियान पराग नाम रखना होगा, रियान रॉयल्स नाम रखना होगा। रियान पराग 30 रन बनाते हैं 22 बॉलों में, और अब ये सिर्फ बेस्ट 30 ही बना रहे हैं, उससे आगे ये बढ़ ही नहीं पा रहे। और भाई जब आपके पास एक बेस्ट बैटर है आपके नंबर 3 के लिए, जो पिछले मैच में कर रखा है, उससे पहले मैच में कर रखा है नीतीश राणा, फिर रियान को ऊपर भेजने का कोई सेंस ही नहीं बनता। सिमरन हेटमायर पूरा ही बर्बाद करा है उन्होंने, 8 बॉल में 0 रन बना कर गए वो, और इस मैच को इस तरीके से चोक हो गया। अगर बॉलिंग का बात करा जाए तो कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं था, ऑलमोस्ट एवरेज टाइप का ही बॉलिंग था। भुवी को 1 विकेट मिला, यश को 1 विकेट मिला और जोश हेजलवुड कुणाल को भी 1-1 विकेट मिला। इस मैच को रन चेज करने RCB बहुत ही अच्छा कर देते हैं। फिल साल्ट ऊपर से असॉल्ट करते हैं, 65 रन बनाते हैं 33 बॉल में, और विराट कोहली एट इज़ बेस्ट, जो उनको बेस्ट करना आता है रन चेज में, एक छोर को संभाले रखना। विराट ने 62 रन बनाए 45 बॉलों में, और उनको पता था कि इस मैच को जीतने के लिए बस एक साइड को पकड़ के रहना है। और देवदत्त पडिक्कल 40 रन बनाए 28 बॉलों में, और देवदत्त पडिक्कल सेकेंड इंडियन बैटर हो गए जिन्होंने RCB के लिए 1000 रन बनाया है विराट कोहली के अलावा, और जो कि बहुत ही अच्छा है RCB के लिए। RCB को बहुत लोग ट्रोल भी इस बात के करते थे कि वो इंडियन टैलेंट को बैक नहीं करते थे, जो इन्होंने बैक करना स्टार्ट करा है अब। और इस मैच को बहुत ही कंफर्टेबली जीत गए, और अब कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। आप लोग पॉइंट्स टेबल स्क्रीन पर देख सकते हो। मुंबई इंडियन हो गया, फिर उसके बाद SRH हो गया, दोनों ही, और राजस्थान भी हो गया। तीनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स के साथ है। अब देखना होगा कैसा रहता है आगे का। अब आज का बात करूँ तो लखनऊ वर्सेस चेन्नई का मैच है, और मुझे कौन सा टीम जीतता लगता है तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से जो टीम जीतेगा बोल रहा हूँ वो टीम हार जा रहा है, तो इसलिए जिंक्स नहीं करना चाहता। मैं होप करूँगा कि चेन्नई जीत जाए। आपको क्या लगता है कौन सा टीम जीतेगा, कमेंट्स में बताओ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।